क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब जो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अर्थात जो स्पेशलाइजेशन है वो एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है और वर्कफोर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज करने में सहायता करता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इंक्रीज देयर एक्यूरेंसी एंड स्पीड। तो जो स्पेशलाइजेशन है वो वर्कफोर्स की एक्यूरेंसी और स्पीड को भी इंक्रीज करने में सहायता करते हैं। जो हेनरी फ्योल है उसने 40 प्रिंसिपल लिखे थे जो कि उनकी बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में रिटन ऑफ थे। जो उनके 40 प्रिंसिपल थे वो उनकी बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में थे। वो अप्लाई होते, वो टेक्निकल एंड मैनेजरियल एक्टिविटी दोनों में ही अप्लाई होते। टेक्निकल एक्टिविटी है मैनेजरियल एक्टिविटी, उन दोनों में ही ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं। तो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनमें से सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। अर्थात हेनरी फ्योल ने जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो तैयार किया उसमें डिवीजन ऑफ वर्क उनका फर्स्ट प्रिंसिपल रहा था। उनके अकॉर्डिंग जहां तक हो सके वर्क को स्मॉल टास्क और जॉब्स में बांट देना चाहिए एंड ट्रेन स्पेशलाइजेशन हु आर कंप्लीटेड इनफ टू परफॉर्म दैट जॉब डज ईच वर्क। अर्थात तो उस व्यक्ति को उस काम को सौंपना चाहिए या उस व्यक्ति को उसकी योग्यता या रुचि के अनुसार उस कार्य को सौंपना चाहिए और उससे वो कार्य बार बार करवाना चाहिए, जिससे उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अर्थात जो व्यक्ति जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उसके अकॉर्डिंग कार्य देना चाहिए, अर्थात डिवीजन ऑफ वर्क कर देना चाहिए। अगर जितने कर्मचारी है उसके अकॉर्डिंग कार्य को बांट देना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड प्रिंसिपल है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अर्थात अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, कोई भी पावर जो डिसीजन टेकिंग में हेल्पफुल होते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। अर्थात जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है किसी भी काम करने का जो हमारा ऑब्लिगेशन है, उत्तरदायित्व है या जवाबदेही है, उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। तो इसके लिए इन दोनों में बैलेंस होना जरूरी है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी व्यक्ति को सौंप दी जाती है विदाउट अथॉरिटी के, तो इसका अर्थ है कि वो अपनी ड्यूटी को वो सही तरीके से नहीं करेगा और वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और उसके पास पावर नहीं है तो वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको कार्य करने के लिए अर्थात उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने के टाइम उसको अथॉरिटी भी देनी जरूरी है। अर्थात जब कोई व्यक्ति को अधिकार सौंपा जाता है, जब किसी व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसको उसके अधिकार भी दिए जाने चाहिए। इसके अलावा थर्ड जो प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, अर्थात अनुशासन। जो ऑर्गेनाइजेशन है संगठनात्मक नियम और रोजगार समझौते का उच्च अधिकारियों देने उसको दोनों को पालन करना चाहिए। अर्थात जो प्रिंसिपल जो रूल्स एंड जो प्रिंसिपल तैयार किए गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको चाहे वो सुपरवाइजर है चाहे एम्प्लॉइज है, उन सभी को अप्लाई करना चाहिए। डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जस्टिस अप्लाई टू ऑफ एंड एनालिटीज। अर्थात जो डिसिप्लिन को तोड़ेगा उस पे पेनल्टीज का अप्लाई करना भी जरूरी है। फोर्थ जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। अर्थात एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए केवल एक बॉस होना चाहिए, केवल एक ही बॉस होना चाहिए। इट इम्प्लीज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली, अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्लिक्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अर्थात एक व्यक्ति को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। ये नहीं है
कि उसको अलग अलग व्यक्तियों से या सुपरवाइजर जो सुपीरियर होते हैं किसी भी सबऑर्डिनेटर को ऑर्डर देने वाले एक टाइम पे अलग अलग व्यक्ति हो, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है ऑल द यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टूवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड फोकस एफर्ट। अर्थात निर्देश की एकता का अर्थ होता है क्रियाओं के प्रत्येक समूह जिनका समान उद्देश्य हो उनके लिए एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए, और जो भी एक्टिविटी है जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, उनके लिए एक हेड हो और एक ही प्लान हो। जैसे इन सभी का ऑब्जेक्टिव रेस क्रॉस करना है तो इनके लिए एक ही जो प्लान होना चाहिए, एक ही उनके लिए हेड होना चाहिए, तो इसलिए इसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अर्थात हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट की अपेक्षा जनरल इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, अर्थात अपने स्वयं के हित को ज्यादा महत्व ना देते हुए, अर्थात व्यक्तिगत हित को ज्यादा महत्व ना देते हुए तो ऑर्गेनाइजेशन या जनरल इंटरेस्ट है उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, अर्थात जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो हित है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अपने खुद के हित पे ध्यान दिया जाए। अर्थात मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो फर्म में मैनेजर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है और उस व्यक्ति का लड़का है वो कच्चा माल सप्लाई करता है, जो कच्चा माल है उसकी लागत बाजार में उसको 5,000 रुपए में उपलब्ध होती है, जबकि उस लड़के से वो प्रोडक्ट 5200 रुपए में मिलता है। अगर वो प्रोडक्ट वो अपने लड़के से खरीदता है तो इसका अर्थ है कि वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज्यादा गौर दे रहा है, जनरल इंटरेस्ट पे कोई गौर नहीं कर रहा। इसलिए किसी भी ऑर्डिनरी जो सब कर्मचारी है या उसको अपने इंटरेस्ट की अपेक्षा जनरल इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, उन्हें कम से कम उपयुक्त रहन सहन का स्तर उपलब्ध कराना चाहिए, अर्थात तो इतना उनको फेयर वेजेस दी जानी चाहिए ताकि वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो सही हो। वेजेस शुड बी विद इन दी पेइंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेजेस है वो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि सारी पावर अपने पास रखना और डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि जो निर्णय लेने के बिंदु है उनको बढ़ा देना। जैसे ये पॉइंट इंक्रीज किए हुए हैं कि जो इस पॉइंट में जो सारे डिसीजन है वो इसी व्यक्ति के पास से लिए जाते हैं, तो इसके पास सेंट्रलाइजेशन का पावर है, इसमें उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें बताते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से सेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए कि या किसी कार्य को पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। वो दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। नो ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूर्ण रूप से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए उद्देश्य और नीतियों के निर्धारण, व्यवसाय के विस्तार, अर्थात जो पॉलिसीज है या ऑब्जेक्टिव है उनका डिसीजन, बिजनेस का एक्सटेंशन है आदि के जो लेने के अधिकार है उनको अपने पास रखना चाहिए। दूसरे कच्चा माल खरीदने का, कर्मचारी को छुट्टी देने आदि अधिकार कर्मचारी को सौंप देने चाहिए, अर्थात जो महत्वपूर्ण डिसीजन है उनको अपने पास रखना चाहिए, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनका डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब होता है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला का अभिप्राय औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधिकारी तक सीधी रेखा में चलती है, अर्थात जो श्रृंखला उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधिकारी तक सीधी रेखा में चलती है उसे स्केलर चेन कहते हैं। द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। The chain should not be violated, but in case of emergency, employee at same level can contact through gangplank by inform their
इमीडिएट सुपीरियर, मतलब जो स्केलर चेन है उसको तोड़ना हित में नहीं होता, अर्थात ये सही नहीं है। परंतु अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन है तो इस स्केलर चेन का प्रयोग किए बगैर हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक लेवल के कर्मचारी जब इमरजेंसी में हो, तो इसे क्या कहेंगे, गैंग प्लान कहेंगे, अर्थात समतल संपर्क कहेंगे। इसका अर्थ है कि जब हमें कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो कर्मचारी आपस में जो सीधा कम्युनिकेशन करते हैं उसे समतल गैंग प्लान कहते हैं। ये जो फ्यूल की लीडरशिप जो सीढ़ियां तैयार की है, अर्थात तो उनको कम्युनिकेशन करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सीरीज है उसको पूरा करना पड़ेगा। अर्थात ए व्यक्ति को ई से कम्युनिकेशन करना है तो ए का फिर बी सी से डी से ई तक कम्युनिकेशन होगा। ए के साथ कम्युनिकेशन करना है तो ये इस तरह कम्युनिकेशन किया जाएगा। ऑर्डर अर्थात व्यवस्था या क्रमबद्धता। व्यवस्था या क्रमबद्धता का अर्थ होता है people and material should be on suitable place at a appropriate time for maximum efficiency, अर्थात जो इस प्रिंसिपल के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए और सही वस्तु को सही स्थान पर होना चाहिए। अर्थात जो सही व्यक्ति है, जो व्यक्ति जिस कार्य के लायक है उस व्यक्ति को उस कार्य पे लगाना चाहिए और जो वस्तु जहाँ पे जरूरत है जिस वस्तु को, उस वस्तु को वहां पे होना चाहिए, क्योंकि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक वस्तु के लिए एक प्लेस होता है, एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन ए डेजिग्नेशन प्लेस। हर एक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार एक सही प्लेस पर होना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी, अर्थात हर व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार करना चाहिए। प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ जितना संभव हो बिना किसी भी पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए ताकि उनमें कार्य के प्रति समर्पण भावना इंक्रीज हो सके। गुड सेंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर नीड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉय हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयर एज पॉसिबल। द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एंड principle of justice and fair play should be followed. No worker should be unduly favored or punished. अगर किसी व्यक्ति के फेवर नहीं लेना चाहिए और हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक दिन में एक मजदूर है वो 10 इकाइयों को तैयार करता है, दूसरा मजदूर जो प्रबंधक का कोई भी रिलेटिव है वो 8 इकाइयों का निर्माण करता है, परंतु दोनों को अगर इक्वल वेजेस दी जाती है तो इसका अर्थ है कि उनके साथ जो इक्विटी है उसका पालन नहीं किया जा रहा, उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया कि इन सभी के साथ इक्विटी का यूज किया गया है, अर्थात जो अकॉर्डिंग टू साइज है उनके अकॉर्डिंग उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, अर्थात कर्मचारियों में स्थायित्व होना चाहिए, कर्मचारियों में स्थायित्व रखना चाहिए ताकि काम कुशलता से रहना चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज करना चाहिए। मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन करने में सहायता करते हैं। ए पर्सन को शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर rigorous process and selected person should be kept at the post for a minimum tenure to show result। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन भी होना चाहिए। इसके अलावा इनिशिएटिव, इसका अर्थ होता है पहल क्षमता। संगठन में जो कर्मचारी उनमें पहल क्षमता की भावना इंक्रीज करनी चाहिए। प्लान टू इम्प्रूवमेंट, अर्थात जो कि समान सभी कर्मचारियों को योजना बनाने और लागू करने के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेट इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिव द प्लान। हर व्यक्ति को पहल क्षमता का अधिकार देना चाहिए। एस्पिरिट डी कोर मैनेजमेंट शुड बी प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग द एम्प्लॉय। जो मैनेजमेंट है उसको हर कर्मचारी में टीम स्पिरिट, यूनिटी और हार्मोनी स्थापित करनी चाहिए। अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशन में सहयोग की भावना होनी चाहिए।
अर्थात एक व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, उनसे कहना चाहिए कि हम मिलकर ये कार्य कर सकते हैं। अर्थात उनमें टीम भावना होनी चाहिए, मिलजुल कर रहने की भावना होनी चाहिए, अर्थात सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, उसके नेचर्स पढ़ लिए और उसके सिग्निफिकेंस, और जो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 40 थे उसके बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम जो F.W. टेलर है उसके जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।